Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss evidentiary value of the FIR. In the previous videos, we discussed FIR एंड सेक्शन 154 को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम लोग एविडेंटरी वैल्यू समझेंगे एफआईआर की. यू नो गाइज, एविडेंसरी जो उसकी वैल्यू है, देखो इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कि इसके बेसिस पे हम किसी को कन्विक्ट कर दें, ऐसा नहीं है. इसकी कहां कहां इट कैन यूज बी अ कोरोबोरेशन, इट कैन यूज बी अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड इट कैन यूज अ रेलिवेंट फैक्ट. सो लेट्स बिगिन. Guys, there are two dimensions which is I'm talking today. First one is the substantive aspects of the FIR and the second is the procedural aspects of the FIR. First of all हम substantive part को discuss करेंगे आज इसके कि कहाँ कहाँ पे FIR relevant है, किन किन section के अंदर evidence के वो relevant है. Section number 6 which is talking about of the same transaction. Same transaction में guys कोई act हुआ है और आपने continuity में जाके FIR lodge किया है. That would be considered as the same transaction. That would be considered as a relevant fact. आप इसको समझे कि कोई किसी का ग्रीवियस इंजरी किया है, किसी बंदे ने क्या किया है, बहुत जोर से किसी के साथ मारपीट की है, झगड़ा किया और उसका एल्बो ब्रेक कर दिया, मतलब उसके बहुत ग्रीवियस इंजरी पहुंचा दी है. वो उस कंटिन्यूटी में गया भाग के पुलिस स्टेशन और उसने बोला कि ये उसने जाके बताया, जो पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसका, दैट बिकम रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 बिकॉज वो एक सेम ट्रांजेक्शन में आया है, अनफेब्रिकेटेड था, अनडिजाइन था, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था. जो उसका रिएक्शन कहते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में गया, वो इंसिडेंट हुआ उसके साथ हैपन और वो गया पुलिस स्टेशन भाग के और उसने जाके अपना स्टेटमेंट दिया, पुलिस ने रिकॉर्ड किया. वो FIR बिकेम रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 बिकॉज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेम ट्रांजेक्शन. दूधनाथ पांडे का केस हुआ जिसमें गाइस जो एक रंजना थी, रंजना सीन हिज ब्रदर डेड. रंजना ने अपने भाई को देखा मरा हुआ, तो वो सी गोस टू द पुलिस स्टेशन, इमीडिएट उसने रिएक्शन दिखाया और वो पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने अपने हाथ से राइट डाउन करके वो स्टेटमेंट दिया और पुलिस ने वो उनका स्टेटमेंट यूज किया एज ए FIR सेक्शन 6 के अंदर. सेम ट्रांजेक्शन में एक नेचुरल, एक स्पॉन्टेनियस था बिल्कुल उनका, जो हीट ऑफ द मोमेंट में आपने जो किया है, एंड दैट बिकम रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6. जो कपूर सिंह राणा का केस हुआ था गाइस, उसमें गैप हो गया था, मतलब एक टाइम पीरियड में थोड़ा गैप था. FIR बाद में लॉन्च हुआ, पहले उसका ट्रीटमेंट हुआ विक्टिम का, वो सारी बहुत सारी चीजें होती हैं. सो एक फ्लो में आप देखो ना, सेम ट्रांजेक्शन मींस एकदम कनेक्शन में आप जाके कंटिन्यूटी में जाके आपने FIR लॉन्च किया है, वो भी तो FIR वुड बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6. और सेक्शन 8 जो गाइस बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या कहता है कि मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट कब रेलिवेंट होंगे. देखो यहां पे जब किसी का कंडक्ट कितना बड़ा एक रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडक्ट क्या होता है गाइस, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो एक किसी का आचरण क्या होता है. जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं मैं, किसी ने मर्डर किया है, ऑब्वियसली जो जिस बंदे ने मर्डर किया है उसके अंदर एक फियर होता है कि हाँ मैं कुछ गलत करके आया हूं. वो कहीं पब्लिक प्लेस में खड़ा है और किसी ने बोल दिया, देखो स्टेटमेंट कोई और दे रहा है और उसके कंडक्ट में क्या चेंज आया. मैं खड़ा हूँ, जो बंदा है मर्डर करके आया वो मेरे बाजू में खड़ा और मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस आ रही है, वहां से किसी ने आज मर्डर कर दिया, तो उसके बिहेविंग में, उसके बिहेवियर में सडनली चेंज आएगा, या तो वो वहां से भाग जाएगा, उसके जो कंडक्ट है वो चेंज हो जाएगा. सो वहां यहां तो स्टेटमेंट मेरा था, कंडक्ट उसका था, ठीक है. यहां पे कंडक्ट भी इसका होगा और स्टेटमेंट भी इसका होगा. सो आप समझो जो कंडक्ट है, कंडक्ट जो आप सेक्शन 8 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, उसके सेक्शन 1 जो सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 है, वहां पे लिखा हुआ है कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट. स्टेटमेंट उसके कंडक्ट के अंदर नहीं आता. लेकिन जब क्या होता है गाइस, कंडक्ट है, कंडक्ट अकंपनी विद स्टेटमेंट. जब कंडक्ट है वो स्टेटमेंट के साथ आएगा और जो स्टेटमेंट है उसका वो एक्सप्लेन करेगा कंडक्ट को, दैट बिकम रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8. इसमें आप एग्जांपल से समझिए, एक लेडी है जिसका वो उसका रेप हुआ है, ठीक है, और वो कंटिन्यूटी में वो सी गोज टू द पुलिस स्टेशन, वो गई, गोज टू द पुलिस स्टेशन जाना उसका क्या हो गया, कंडक्ट, और वहां जाके वो स्टेटमेंट दे रही है, और वो स्टेटमेंट क्या दे रही है, जो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है उसके कंडक्ट को, दैट बिकम जो वो FIR लॉन्च करा रही है. पुलिस स्टेशन जाना उसका कंडक्ट हो गया और वहां जाके स्टेटमेंट जो FIR वो लॉन्च करा रही है वो एक्सप्लेन कर रही है किसके, उसके कंडक्ट को, दैट आई हैव बीन रेप्ड, मेरा रेप हुआ है, ठीक है. दैट बिकम रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 जो उसकी FIR थी, ठीक है. सेक्शन नाउ कमिंग टू द सेक्शन 21. सेक्शन 21 में एडमिशन की जो बात करता है कि उसके अगेंस्ट, जो एडमिशन दे रहा है उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा. अब वो कैसे, आप एग्जांपल से समझिए. एक पर्सन है, उसने मर्डर किया है बी का,
और बोलता है जाके कि जब बी का जब मर्डर हुआ तो आई वॉज प्रेजेंट ऑन दैट स्पॉट, मैं वहां पे प्रेजेंट था। सी केम एंड मर्डर बी, उस सी आया, एक सी नाम का पर्सन आया और उसने बी का मर्डर कर दिया। तो वो जो स्टेटमेंट दे रहा है ना, एज ए एडमिशन, एडमिट कर रहा है वो उस बात को, वो उसके अगेंस्ट इन फ्यूचर जैसे फर्दर एविडेंस दिए जाएंगे और एक्यूज, अभी तो वो अपने आप को एक्सकल्पेट कर रहा है वो अपने स्टेटमेंट देके, इसको बोलते हैं ना FIR, एक्सकल्पेटिंग हिमसेल्फ, कि वो एक नाम का पर्सन था और उसने मर्डर किया बी का, और बोल रहा है पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहा है कि मैं प्रेजेंट था उस स्पॉट पे या उस प्लेस पे जहाँ पे सी नाम का एक बंदा आया और उसने बी का मर्डर कर दिया। अपने आप को वो सेव कर रहा है। और तो बाद में जब गाइज फर्दर एविडेंसेस आएंगे उसके अगेंस्ट उसको प्रूफ किया जाएगा गिल्टी, तो वो जो स्टेट एडमिशन दे रहा है वो उसके अगेंस्ट एज अ रेलिवेंट फैक्ट और एडमिशन, जो उसकी एडमिशन दे रहा है वो उसके अगेंस्ट यूज की जाएगी FIR जो उसने दी थी, जो FIR का पार्ट था, दैट आई वाज प्रेजेंट ऑन दैट स्पॉट। तो वो जो स्टेटमेंट उसने दिया है वो उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा सेक्शन 21 एविडेंस के अंदर। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 27, जो डिस्कवरी स्टेटमेंट, देखो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। और कन्फेशनल FIR क्या होती है? सपोज ए नाम का एक पर्सन है, उसने मर्डर कर दिया बी का, और वो पुलिस स्टेशन गया और खुद कन्फेस कर रहा है जाके कि मैंने मेरा मोटिव था, मैंने बी को मार दिया। तो दैट इज अ कन्फेशनल FIR। वो जाके एक FIR मतलब अपने बारे में ही अपने आप को बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया था, और ऐसे ऐसे ये स्टेटमेंट वो जो दे रहा है स्टेटमेंट, मैंने एक गन थी, गन मैंने वहां पे छुपाया है और उसकी डेड बॉडी मैंने वहां पे छुपाया है। तो जो डेड बॉडी छुपाना और गन, देखो उसने कन्फेस कर दिया जाके, सेक्शन 25 में वो एडमिसिबल नहीं होगा, सेक्शन 25 में एडमिसिबल नहीं होगा। बट उसने जो कन्फेशनल FIR उसको बोलते हैं गाइस, कि जब उसने अपने आप को जाके बोल दिया मैंने मर्डर किया था और मैं आप यहाँ प्रेजेंट आया हूँ, अब ठीक है। सो सेक्शन 26 अब जब उसने पुलिस के साथ कन्फेस कर दिया है कि मैंने मर्डर किया है बी का, तो पुलिस उसको जाने थोड़ी देगी। सेक्शन 26 एप्लीकेबल हो जाएगा जो डिम्ड कस्टडी की बात करता है, बट नॉट एडमिसिबल। सेक्शन 27 जो कहता है डिस्कवरी स्टेटमेंट, उसने ये भी बोला था ना कि मैंने जो मर्डर, जिस हथियार से मैंने जिस वेपन से मर्डर किया था बी का, वो मैंने वहां छुपाया है और उसकी डेड बॉडीज वहां पे है। अगर पुलिस जाके वो डेड बॉडीज और वो वेपन फाउंड रिकवर्ड कर लेती है, फाउंड कर लेती है, तो जो स्टेटमेंट है उसका, वो जो FIR में दिया है उसकी तो दैट बिकम FIR और दैट बिकम रेलिवेंट अंडर सेक्शन 27, कि उतना ही स्टेटमेंट वो उसके एडमिसिबल होगा कि जो गन थी या जो डेड बॉडी थी जो हाँ उसने छुपाया था, वहाँ पुलिस को जाके वो मिल गई, तो उतना वो उसका स्टेटमेंट एडमिसिबल है और रेलिवेंट है अंडर सेक्शन 26(7) के अंदर। ठीक है। सेक्शन 32(1) जो आप जानती हैं, डाइंग डिक्लेरेशन, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा कि एक लेडी है, उसका किसने उस पर चाकू के 2-3 चाकू से उस पर वार किया है, ठीक है, और वो पुलिस स्टेशन गई कि मेरे को उसने चाकू मार दिया, और बाद में वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो पुलिस हॉस्पिटल में जाके उसके स्टेटमेंट, उसके बयान दर्ज करती है, और वो जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बाद में उसके अगेंस्ट डाइंग डिक्लेरेशन, अब वो FIR के रूप में, FIR के एज ए FIR उसको यूज करेगी पुलिस, उसका स्टेटमेंट, और बाद में लेटर ऑन उसकी डेथ हो जाती है। जो जिसके चाकू लगाया था बी ने, उसकी डेथ हो गई। तो जो अब डेथ हो गई तो जो उसका स्टेटमेंट दिया था, अब ये भी तो मालूम होगा ना कि इसने उसको चाकू मारा था, तो जो स्टेटमेंट था जो उसने हॉस्पिटल के अंदर दिया था, दैट बिकम डाइंग डिक्लेरेशन DD, और वो एज ए जो FIR है वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन उसके यूज किया जाएगा। सो ये हो गए उसके FIR के सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स। नाउ कमिंग टू द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, कहाँ पे प्रोसीजर में, ये एविडेंस में कहाँ पे इसका रोल है। देखो, इट कैन यूज बी ए कॉन्ट्राडिक्शन। FIR को गाइज हम कॉन्ट्राडिक्शन, जो डिफेंस लेयर होता है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। दैट देखो, अब कोई विक्टिम है जिसके साथ कुछ रेप हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही जाके आप FIR लॉन्च करेगी। जो विटनेस है, कोई आई विटनेस है, वो भी जाके आप FIR लॉन्च कर सकता है। सो विटनेस का क्या हुआ, जब विटनेस को जब उसका टेस्टिमोनी किया जाएगा ऑन ऑथ, जब उसको कोर्ट में बोला जाएगा कि हाँ बताइए डिटेल में क्या हुआ था उस दिन, और वो बोल रहा है कि जो प्रीवियस स्टेटमेंट जब उसने FIR में लिखाया था, प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया, अभी वो प्रेजेंट स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसमें कुछ देयर इज अ डाइकोटोमी बिटवीन बोथ ऑफ देम, जहां पे उसका प्रीवियस स्टेटमेंट और जो करंट का स्टेटमेंट जो वो कोर्ट में खड़े होकर बोल रहा है, कुछ डाइकोटोमी है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है।
तो जो डिफेंस लॉयर वो उसको एज ए कॉन्ट्राडिक्शन उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है कि देखिए सर अभी इसका देखिए प्रीवियस एफआईआर के जब इसने एफआईआर लॉन्च कराया था तो उस टाइम इसने ये बोला था और अभी देखिए सर ये कुछ और बोल रहा है, इसके दोनों स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है। तो एज ए कॉन्ट्राडिक्शन यूज कर सकता है डिफेंस लॉयर उसको सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। और सेक्शन 157 जो कोरोबोरेशन, प्रोसिक्यूशन कैन बी यूज एज ए कोरोबोरेशन, उसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेशन की तरह यूज कर सकता है। एग्जाम्पल समझिए, आप किसी विक्टिम ने क्या दिया, एफआईआर दी थी, ठीक है, जब उसको टेस्टमनी होगा उसका कोर्ट के अंदर ऑन ऑथ, जब उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में, हाँ बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ था, तो जो एफआईआर तो उसने पहले प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया, तो जब अब वो एफआईआर उसमें पढ़ के सुनाएगा, उस मतलब एफआईआर में जो लिखा था वही सब चीज़ें वो बता रहा है वहाँ पे कि हाँ एफआईआर में भी लिखा था उसने कि उसने 4 चाकू मारे और उसने यहाँ पे उसका हाथ ब्रेक किया था, वो सेम रिपीट कर रहा है, तो वही क्या कोरोबोरेशन में यूज़ कर सकता है। देखिए सर प्रोसिक्यूशन बोल सकता है सर देखिए ये अभी भी प्रीवियस स्टेटमेंट में भी सेम बातें बोल रहा है और अभी भी ये देखिए सेम बातें बोल रहा है। तो कोरोबोरेशन मींस क्या होता है कि पुष्टि करना किसी बात का कि हाँ यही बात यही हुआ था मेरे साथ, या अदर एविडेंसेस के साथ भी बोलते हैं ना कि अगर कोई एविडेंस वीक एविडेंस है, फीबल एविडेंस है, उसकी एविडेंटरी वैल्यू बहुत कम है, तो अदर एविडेंसेस के साथ जहां पे देखो डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है तो वहां पे सर्कमस्टांसेस एविडेंस यूज करके हम और कोरोबोरेट कराते हैं अदर एविडेंसेस के साथ, छोटे छोटे कनेक्शन को बना के एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनाते हैं। सो वो कोरोबोरेशन के एज ए कोरोबोरेशन सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोसिक्यूशन इसको यूज कर सकता है। और सेक्शन 159 जो कहता है रिफ्रेशिंग मेमोरी, अब देखो जब उसका कोर्ट में वो खड़ा है जो विक्टिम है या विटनेस है, तो विटनेस को देखो विटनेस है या विक्टिम है दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट भी किया जाएगा, डिफेंस लॉयर उसको क्रॉस भी करेगा। 159 जो रिफ्रेशिंग मेमोरी है उसमें क्या है गाइस, अब वो जैसे कोर्ट में खड़ा होकर याद कर बता रहा है कि जो जो स्टेटमेंट उसने प्री एफआईआर में लिखा था वो बोल रहा है कि सर ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई थी, वो आया उसने मेरे चाकू मारा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और वो भूल गया, सडनली वो सारा कुछ भूल गया, आगे कुछ बता ही नहीं पा रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं एक बार एफआईआर की कॉपी देखना चाहता हूं और रिफ्रेशिंग मेमोरी करना चाहता हूं। मतलब 159 जो इंडियन एविडेंस एक्ट करता है वो रिफ्रेशिंग मेमोरी की बात करता है। तो थोड़ी देर के लिए उसे वो एफआईआर की जो उसने लिखाया था प्रीवियस स्टेटमेंट एफआईआर में वो एक देख सकता है कहाँ पे वो भूल रहा था, और ये नहीं कि उसको लेके वो खड़ा होकर पढ़ के सुना देगा, ऐसा नहीं है। अब वो देख लेगा कहाँ पे वो भूल रहा था और उतना उसके बाद फिर वो उससे ले ली जाएगी कॉपी, फिर वो अपने जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू करेगा। तो अपनी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश कर सकता है एफआईआर को देख के, अच्छा ये हुआ था, तो 159 सेक्शन के अंदर वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की तरह उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा एफआईआर में। लेकिन जो सेक्शन 160 है गाइस इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कहता है अगर 159 में वो जो विटनेस है ये विक्टिम है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा कि क्या हुआ था मेरे साथ, प्रॉपर तरीके से रिकॉल ही नहीं कर पा रहा है, भूल चुका है सारा, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो उसे वो देखना पड़ेगा 160 सेक्शन क्या कहता है कि वो जस्टिफाई करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ मैंने ये एफआईआर लिखाया था और ये बाकी में जो उस पर एफआईआर पे साइंड है, मेरे साइंड है, तब जाके वो एज ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट में। 159 एज ए रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए यूज होगा। अगर 159 में रिफ्रेशिंग मेमोरी के यूज करने के बाद भी वो आपने जो स्टेटमेंट जो प्रीवियस स्टेटमेंट उसने एफआईआर में लिखा है वो रिकॉल नहीं कर पाया ना, तब उस कंडीशन में 160 कहता है कि आप जो स्टेटमेंट प्रीवियस एफआईआर में लिखाया था उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा पहले कि हाँ यही स्टेटमेंट मैंने दिया था, सर्टिफाइड करेगा बिल्कुल, ये साइन भी मेरे हैं, तब वो जो एफआईआर की कॉपी है एज ए डॉक्यूमेंट यूज की जा सकती है सेक्शन 60 के अंदर, ठीक है। सो ये आज हमने गाइज सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एफआईआर एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एफआईआर को समझा है। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर एफआईआर के रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज करती है पुलिस, देन व्हाट रेमेडीज यू हैव, उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं। अगर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है पुलिस तो आप कहाँ कहाँ जाके अपने रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू और कीप रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, कीप रिवाइज योर सेक्शन। थैंक यू।